आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी के इस चैनल में, जहां आपकी रूपाली मैम आपके हिंदी विषय से संबंधित आपकी परेशानियों को हल करती हैं। तो अभी भी एक छोटी-सी परेशानी ये आ रही थी कि भाई चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से बने, एक ये बड़ी दिक्कत है। तो हमने ये कोशिश करी कि भाई जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाएँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना? तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है आज का वीडियो क्लास 11th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। तो कोर के स्टूडेंट्स की हम आरोह बुक के ये जो है वर्णात्मक प्रश्न एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें हम करवा चुके हैं। लेकिन अभी हमारी दूसरी बुक बाकी थी, वो थी हमारी कौन सी? विधान। तो उसे भी करना ज़रूरी था। तो चलिए, विधान का हम पहला अध्याय आपको करा चुके हैं, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो इस अध्याय से संबंधित हम आपके पास जो है कुछ वर्णात्मक प्रश्न लेकर आए थे। आज हम लेकर आए हैं इसी विधान भाग 1 के द्वितीय अध्याय, क्योंकि भाई इसमें 3 ही अध्याय हैं। इसके बाद एक अध्याय और बचेगा हमारे पास, आलो आंधारी, है ना? तो आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं राजस्थान की रजत मूर्ति, जिसके हम देखेंगे कुछ वर्णात्मक प्रश्न जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई जो है एक सैंपल पेपर इशू करता है, उन सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपके पास ये सारी चीजें रहती हैं। साथ ही कुछ स्कूल्स में से भी हम कनेक्टेड रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ हमारे पास क्लास 11th के पेपर आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका किस तरीके से रहता है। तो कुछ वैसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए। अब इस रही बात इस चैप्टर की, राजस्थान की रजत मूर्ति। तो राजस्थान जहां बारिश बहुत कम होती है और जितनी होती है उसे संजो कर रखना पड़ता है, तो उसमें पानी को कैसे संजोया जाता है, क्या किया जाता है, इसके लिए कुइयां बनाई जाती, कुएं नहीं बनाए जाते, कुइयां बनाई जाती। उनकी कुइयों को कैसे बनाया जाता है, उनके इतिहास क्या है, उनको बनाने वाले क्या है, ये सभी कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इवन पानी के बारे में भी हमने पढ़ा कि पानी भी 3 तरह का होता है, पाताल पानी, रेजानी पानी, ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस अध्याय से अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर्स जो आपकी बुक है विधान, इससे आने वाले प्रश्न आपके पास 70 से 80 शब्दों में अर्थ इनके आंसर लिखने होंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल तरीके से प्रिपेयर रहिएगा कि आपको इसके आंसर्स बड़े ही लिखने। देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं केवल जल आपूर्ति ही नहीं करती, सामाजिक बंधन भी बनाती है, कैसे? अब देखिए क्या है, इन कुइयों को जो बनाने वाले हैं, जिनको हम चेलवांजी कहते हैं, उनका बहुत आदर सत्कार होता है, उनके साथ एक संबंध बन जाता है, हर तीज त्योहार हर समय उनको आमंत्रित किया जाता है। अब कुइयां जो है वो सिर्फ किसी एक की नहीं होती, ये ग्राम पंचायत के अधीन आती है, तो कई हद तक गांव के सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी एक सामाजिक रिश्ते को बनाती है। कुइयां जनसंपर्क स्थापित करने का काम करती है। कुएं की खुदाई करने वाला चेलवांजी यानी कि चेजारों को जिस परिवार के लिए कुएं बनाता है उसका माननीय सदस्य बन जाता है, यानी कि उस परिवार के लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि रेतीले मरुस्थल में जब सबसे कीमती अमृत माना जाता है, कौन माना जाता है? जल। अतः चेजारों जलदाता है, यानी कि वो जल को प्रदान करने वाले हैं, उनका मान अन्नदाता से भी ऊपर है। केवल कुएं बनाने तक ही नहीं, उसे सदा के लिए तीज त्योहार शादी ब्याह में बुलाया जाता है और आदर के साथ भेंट दी जाती है। फसल के समय खलियानों में भी उसके नाम का ढेर अलग से लगाया जाता है, यानी कि त्योहार त्योहार में जैसे होता है ना कि हम ये चीज दान दे रहे हैं, तो वो चेलवांजी के लिए एक अलग ढेर प्रोवाइड किया जाता है कि ये पोर्शन हम उनको दान देंगे। चेजारों के अतिरिक्त कुएं सामान्य जनों को भी एक सामान्य धरातल पर लाती है, जितने भी सामान्य लोग हैं। निजी होने पर भी कुएं एक सार्वजनिक स्थान पर बनाई जाती है, तो याद रखिए, भले कोई एक परिवार उसे खुदाए, वो पूरा खर्चा करे, लेकिन इस पे सभी का अधिकार होता है। वहां अनेक कुएं होती हैं और पानी लेने का समय एक ही होता है। उसी समय गांव वालों में मेला सा लगता है, सभी घिरनियां एक साथ घूमती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जल लेने के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव भी होता है। निजी होकर भी सार्वजनिक स्थान पर बनी कुइयां समाज को जल के नाम पर ही सही समानता के धरातल पर ले आती है।
अतः कुइयों को सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं पारंपरिक जल संस्थान कहा जा सकता है। ये सामाजिक संबंधों की सूत्रधारणी है। यानी कि जब सभी पानी लेने आएंगे तो जाहिर सी बात है बातचीत होना, व्यवहार बनना, आदान प्रदान होना, ये सब कुछ होता है वहां पे। तो एक सार्वजनिक रिश्ता कायम होता है। दूसरा प्रश्न है, खड़िया पट्टी का विस्तार से वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है ये चीज कि कुइयों का जो खुदाई होती है वो सिर्फ जहां तक खड़िया पत्थर होती है वहीं तक होता है। जहां खड़िया पत्थर मिल गया उसके बाद कुई खोदी नहीं जाती, क्योंकि उसके नीचे होता है खारा पानी, है ना। देखिए क्या है, राजस्थान की मरुभूमि रजोकणों के नीचे खूब गहराई में खड़िया पत्थर की परत पाई जाती है। ये परत काफी कठोर होती है। इसी परत के कारण रजकणों द्वारा सोख लिया गया जल नीचे भूतल के जल से नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि रेत में जो बारिश का पानी सोख लिया जाता है ये जमीन में जाकर नहीं मिलता, क्योंकि खड़िया पत्थर के बाद आता है खारा पानी, और जो पानी ऊपर से सोखा जा रहा है वो खड़िया पत्थर के ऊपर ही ऊपर बना रहता है, नीचे नहीं जाता धरातल में, उससे ऊपर रह जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है। मतलब ये आप कहिए कि पूरे रेगिस्तान में है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कोई भी सारे राजस्थान में नहीं मिलती। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है, और इसी कारण वहां गांव गांव में कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरो की ढाणी में तो 120 कुइयां हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी कि 6 गुणा 20 कहते हैं। इस पट्टी को पार भी कहा जाता है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है, यानी कि पार यानी कि इस खड़िया पट्टी के कारण ही आबाद है। रीजन क्या है, देखो जहां खड़िया पट्टी मिलेगी उसमें उसके ऊपर आपको अच्छा साफ पानी मिलेगा हर जगह, तो जाहिर सी बात है जहां पानी मिलेगा वहां बस्तियां भी खूब होंगी। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चारोली है, तो कहीं थथोड़ो, वो कहीं धड़धड़ो, कहाँ धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं तो बिट्टू ऊ से बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। कहीं इस पट्टी को खड़ी भी कहते हैं। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी से मीठा पानी ई देती हुई कुइयां खड़ी रहती है। तो मेन क्या हो रहता है कि भाई इन पट्टियों के सहारे कुइयां खड़ी हैं, क्योंकि ये पट्टियां जो हैं मीठे पानी को खारे पानी में नहीं मिलने देती। प्रश्न संख्या 3 है, खड़िया पत्थर की पट्टी का फायदा क्या है। मैंने क्या बताया था, मिलने नहीं देती खारे पानी से साफ पानी। खड़िया पत्थर की पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में बरसा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तो अब जैसे नीचे एक है, इसके नीचे ये खड़िया पट्टी, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो ऊपर रेत से जो भी पानी आया नमी के रूप में आके यहां तक रुक जाएगा, इसके नीचे वो नहीं जाता है। तो ये फायदा रहता है, क्योंकि पानी आपको पता है कि इस एरिया तक मिलेगा, और दूसरा नीचे का जो खारा पानी है वो मीठे पानी में मिलने नहीं पाए। खड़िया पत्थर की पट्टी कहाँ कहाँ चलती है, अब उन जगहों का नाम बताना है। मरुभूमि में रेत का विस्तार व गहराई अथाह है, जहां अधिक वर्षा भी भूमि में जल्दी ही जमा हो जाती है। कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी लंबी चौड़ी होती है, परंतु रेत में दबी होने के कारण दिखाई नहीं देती। तो ये बहुत लंबी होती है ना। तो इसको आपको बता दें हम कि चुरू है, जैसलमेर है, इन सब बीकानेर है, इन सब जगहों पर मिलती है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। अब कुएं क्या है, वो बूंद बूंद करके तले में इकट्ठा होता है, तो उससे जो है एक चमड़े की चड़ी बनाई जाती है, उससे निकाला जाता है। आप बाल्टी, जैसे कुएं में हम लोग बाल्टी डालते हैं उससे निकाल लेते हैं, लेकिन वहां पर पानी का स्तर बहुत कम होता है, इसलिए बाल्टी वगैरह से पानी नहीं निकाला जा सकता। कुएं पानी की चरड़ द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुएं से पानी चरड़ ऐसे पतला सा होता है, जैसे आप लोग यहाँ मम्मी लोग को आप लोग देखते होंगे कि मम्मी लोग आटा वगैरह गूंदती है ना, तो एक हल्का सा गहरा सा जो है वो बर्तन होता है, उसी को चड़स कहते हैं। उसी तरह का चड़स जो है ये यहाँ डालकर पानी निकाला जाता है। यह मोटे कपड़े या चमड़े की बनी चड़स होती है, तो वैसे ही ढीला सा होता है, मोटा कपड़ा होगा या आपका क्या कहते हैं वो चमड़ा होगा,
अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर धातु की चीज अंदर डालेंगे तो आसपास से टकराने का डर रहता है, जिससे आसपास की मिट्टी गिरेगी तो कुई जो है ढहने का डर रहता है। इसलिए चमड़ा या कपड़ा चीज डाली जाती है, जिससे मिट्टी से टकराकर गिरने का डर मिट्टी के नहीं रहता है। इसके मुंह पर लोहे की वजनी कड़ा बांधा होता है। आजकल ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरस बनने लगी है। चरस पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग में गिरता है। इस तरह कम मात्रा में पानी में भी वह ठीक तरह से डूब जाती है। अब क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके का चरस है, ऊपर ऐसे गोल रिंग लोहे का बनाया गया। अब जब वो जाके तले में बैठेगा तो ऐसे करके लोहा तो पूरा ऐसे बैठ जाएगा। तो क्या हुआ, वो कपड़े सहित कपड़े को नीचे दबा के, और पानी जो होगा वो उसके अंदर आ जाएगा, और जैसे ही उसको खींचेंगे नीचे पानी भर जाएगा और ऊपर आ जाएगा। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेती है। दूसरी प्रक्रिया में इस जल को निकालने के लिए गुलेल की आकृति की लकड़ी लगाई जाती है। उसके बीच में फेरड़ी या घिरड़ी लगाकर रस्सी से चमड़े की थैली बांधकर जल निकाला जाता है। यह जल निकालने का काम केवल दिन में एक बार सुबह सुबह किया जाता है। उसके बाद कुएं को ढक दिया जाता है। ये नहीं कि आपको पूरे दिन उससे पानी प्राप्त होगा, क्योंकि भाई बूंद बूंद करके पानी जो नमी से उसमें इकट्ठा होगा, उसको इकट्ठा होने में भी टाइम लगता है। इसलिए वो दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह निकाली जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, जब चेलवांजी कुएं की खुदाई कर रहा होता है तो उस समय ऊपर जमीन पर खड़े लोग क्या करते हैं? ऊपर से लोग मिट्टी फेंकते हैं ताकि नीचे ताजी हवा जा सके, इसलिए, है ना। चेलवांजी कुएं की खुदाई करता है तो कुएं की खुदाई के समय गहराई बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जाती है। उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से के साथ नीचे फेंकते। अब जैसे नीचे से फेंकेंगे तो ऊपर की साफ हवा भी नीचे आएगी। इससे ऊपर की ताजी हवा रेत के साथ नीचे की तरफ जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इससे चेलवांजी को गर्मी से राहत मिलती है, क्योंकि भाई रेगिस्तान तो ऐसे ही गर्म होता है, और जैसे जैसे जमीन में जाते जाएंगे भाई गर्म बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पर एकदम दम घोटू हवा हो जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? कुएं का व्यास बहुत कम होता है, मतलब उसका जो घेरा होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसकी खुदाई फावड़े या कुल्हाड़ी से नहीं की जा सकती, क्योंकि फावड़ा चढ़ाने के लिए जितनी हमें आगे चाहिए जगह उतनी हमें पीछे की तरफ चाहिए होती है, इसलिए इन सब का इस्तेमाल कुएं में नहीं हो सकता है। बसौली से इसकी खुदाई की जाती है। बसौली बहुत छोटा सा हथियार होता है, इतना सामने जो होता है, इतना आगे लोहे का पड़ना, हाथ में इतना, आप ऐसे ऐसे करके खोदते जाओ इस तरह। या छोटी डंडी के छोटे फावड़े जैसा औजार होता है जिस पर लोहे की नुकीली फल या लकड़ी का हत्था लगा होता है, तो इससे खुदाई होती है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत कम जगह में ही खुदाई हो जाती है। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में कुएं क्यों बनाई जाती है? कुआं क्यों नहीं बनाया जाता, ये प्रश्न है ना। राजस्थान में थार का रेगिस्तान है, जहां जल का अभाव हमेशा से, नदी नहर आदि तो स्वप्न की बात है। तालाबों और बावड़ियों के जल से नहाना धोना और पशुधन की रक्षा करने का काम किया जाता है, क्योंकि वो पानी जो है इतना साफ नहीं होता कि आप पीने के लायक ला सको। कुएं बनाए भी जाते हैं तो एक तो उनका जल स्तर बहुत नीचे होता है, और दूसरा उनसे प्राप्त जल खारा यानी कि नमकीन होता है। जैसे मैंने कहा कि जहां खड़िया पट्टी होती है वहां पर आपको साफ पानी मीठा मिल जाएगा, लेकिन उसके नीचे क्या होगा, खारा पानी। अब जहां पर भाई कुएं खोदे गए वहां पर खारा पानी मिलेगा, अतः पेयजल आपूर्ति और भोजन बनाने के लिए कुएं का पानी प्रयोग किया जाता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्थान में कुइयां बनाई जाती हैं। जब कुएं तैयार हो जाती है तो रेत में से रिस रिस कर जल की बूंदें कुएं में टपकने लगती हैं और कुएं में जल इकट्ठा होने लगता है। तो देखो, कुआं ना बनने का एक रीजन और है, क्योंकि वहां पर जो अगर इतने बड़े बड़े कुएं बनाए जाएंगे और उनमें पानी होगा तो वहां गर्मी इतनी पड़ेगी कि पानी वेपोरेट हो जाता है। कुइयों में ये वेपराइजेशन होता है, ये बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो, एक तरीके से ना के बराबर होता है, क्योंकि वहां तक धूप पहुंचना, गर्मी पहुंचना ना के बराबर, इसलिए पानी हमें मिल जाता है। प्रश्न संख्या 9, कुएं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो अभी तो आपको मैंने चैप्टर में सब जगह कुएं के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया, अब आपको इस
अपने शब्दों में इसे पूरा वर्णित करना। देखिए क्या है, कोई राजस्थान के रेगिस्तान में मीठे पानी के पोषण करने वाली एक कलात्मक कृति है। इसे बनाने में वहां के लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी का अनोखा अनुभव लगा है और एक समूचा शास्त्र विकसित किया गया है कि मतलब किस तरीके से खोदना है, क्या करना है। भाई लोगों का अनुभव होगा तभी तो उन्होंने इतना सारा चीजें करी। राजस्थान में जल की कमी तो सदा से ही रही है। इसे पूरा करने के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी और आदि का प्रयोग होता है। कुएं मीठी पानी का संग्रह स्थल होता है, यहाँ पर मीठा पानी मिलता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह होती है, बहुत ज्यादा रेत फैली होती है। साथ ही साथ अब रेत कितने गहराई तक है वो भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भी शीघ्रता से भूमि में पानी समा जाता है। अगर पानी बहुत भी बरसे तो सब रेत में सूख जाता है, अंदर रेत अंदर ले लेती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है वहां वर्षा का जल भूतल जल से नहीं मिल पाता। ठीक है, तो खड़िया पट्टी के नीचे वो पानी नहीं जाने पाता है। यह पट्टी उसे रोकती है। यह रुका हुआ पानी संग्रह कर प्रयोग लाने की विधि है कुएं। ठीक है, इसे छोटे व्यास में गहरी खुदाई करके बनाया जाता है। इसकी खुदाई एक छोटे उपकरण बसौली से की जाती है। खुदाई के साथ साथ चिनाई का काम भी चलता है। अब जितनी कोल होती जाएगी चारों तरफ उसमें चिनाई चलती रहती है। चिनाई ईंट, पत्थर, खीप की रस्सी और लकड़ी के लट्ठों से की जाती है। यह सब कार्य एक कुशल कारीगर चेलवांजी या चेजारों द्वारा किया जाता है। ये पीढ़ियों के अनुभव से अपने काम में माहिर होते हैं। समय में इनका नाम मान होता है। कुएं में खड़िया पट्टी पर रेत के नीचे इकट्ठा हुआ जल बूंद बूंद करके रिस रिस कर एकत्र हो जाता है। इसे प्रतिदिन दिन में एक बार निकाला जाता है। तो वो बूंद बूंद करके इकट्ठा, बूंद बूंद इकट्ठा होने में तो टाइम लगेगा, पर आप दिन में 4 बार निकालोगे तो पानी नहीं इकट्ठा हो पाएगा, है ना। ऐसा लगता है प्रतिदिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी कहानी कुएं पर भी लागू होती है। बिल्कुल सही, वो दिन में सिर्फ एक सोने का अंडा देती थी, यहाँ पे दिन में एक बार खाली आप पानी निकाल सकते हो। कुएं निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्रों में होती है। उन पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। आप चाहे अपने पर्सनल पैसे से खुदवाओ, लेकिन तब भी वो ग्राम पंचायत के अंकुश में रहेगी। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है, कुएं का मुंह छोटा रखने का कारण क्या है। अब इसके कई कारण है। देखिए क्या है, कुएं का मुंह छोटा रखने के निम्नलिखित 3 कारण है। पहला है, रेत में जमा पानी कुएं में बहुत धीरे धीरे रिसता है, अतः मुंह छोटा हो तभी प्रतिदिन जल स्तर पानी भरने लायक होगा। अब भाई जितना चौड़ा स्तर होगा पानी उतने में फैलेगा, और जितना कम होगा उतना ऊंचाई में होगा। ठीक है, तो अब बूंद बूंद करके हो रहा है, अगर वो बहुत पे फैल जाएगा तो आप पानी निकाल नहीं सकते हो। तो जितना कम में रहेगा जल स्तर ऊपर होगा। बड़े व्यास से धूप और गर्मी में पानी का भाप बनकर उड़ जाने का खतरा बना रहता है। छोटा मुंह होने से पानी के भाप बनकर उड़ने का खतरा नहीं रहता। एक ये भी रीजन है कि भाई अगर बड़ा मुंह होगा तो पानी उतना ज्यादा वेपराइजेशन होगा उसमें, और छोटा होगा तो वेपराइजेशन नहीं होता है उतना। कुएं की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। मुंह छोटा होने पर यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, कुएं और कुएं में अंतर क्या होता है। तो अभी तक तो हमने कई जगह आपको बता दिया है, अब उसी तरीके से उसको लिखेंगे, है ना। कुएं का व्यास सकरा और गहराई कम होती है। ठीक है, कम होता है और उसकी जो गहराई होती है वो कुएं से कम होती है। इसकी तुलना में कुएं का व्यास और गहराई कई गुना अधिक होता है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनाया जाता है, पर कुएं वर्षा जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटने का साधन है। कुएं बनाने के लिए खड़िया पट्टी का होना अति आवश्यक है, तो केवल भूगर्भ जानकारी वाले लोग ही बनाते हैं, जिन्हें अच्छे से पता है कि भाई इस जगह खड़िया पट्टी है, वहीं पर वो लोग बना पाएंगे। जबकि कुएं के लिए ये जरूरी नहीं है। कुएं मीठे पानी का स्थल है, संग्रह स्थल है, जबकि कुआं प्रायः खारे पानी का स्रोत है। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के आधार पर राजस्थान के रेत की विशेषता बताइए। अब यहाँ का रेत का कर क्या है, वो बहुत बारीक होता है, इसलिए पानी को बहुत तेजी से सोखता है। देखिए क्या है, राजस्थान में रेत के कण बारीक होते हैं और वे एक दूसरे से चिपकते नहीं है। अब जितने बारीक होंगे वो चिपकेंगे ही नहीं।
आमतौर पर मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब मिट्टी जितनी महीन होगी देखना उतनी जल्दी आसानी में चिपकती है ना। तथा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों में नमी गर्मी में वाष्प बन जाती है। अब जो दरारें पड़ी होंगी तो जितनी नमी है वो फट कर सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। रेत के कण बिखरे रहते हैं, अतः इनमें दरारें नहीं पड़ती हैं। अब जब ये चिपकते नहीं है तो दरारें नहीं पड़ेंगी। और अंदर की नमी अंदर ही रहती है। यह नमी ही कुइयों के लिए पानी का स्रोत बनती है। तो ये जो रेत है यही इसी के अंदर नीचे में जितनी नमी होती है वही बूंद बूंद पानी जो है वो कुइयों में जाता है। राजस्थान में जल संग्रह के लिए बनी कुई किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है। तर्क सहित कथन की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल सही है। जिस किसी ने भी कभी भी ये कुइयां बनाई होंगी उस व्यक्ति को काफी अनुभव रहा होगा, काफी चीजों के बारे में नॉलेज रही होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह कथन राजस्थान की कुई पर पूरी तरह सिद्ध होता है। जहां जल की जितनी कमी वहीं इसे खोजने और संग्रह करने के अनेक तरीके खोजे निकाले गए। इसी प्रक्रिया में कुई एक वैज्ञानिक खोज है। मरुभूमि के भीतर खड़िया की पट्टी को खोजना और उसे सतह के पानी के ऊपर लाना बड़ा दुर्गम काम। अभी किसी ने तो सोचा होगा, कोई तो इतना अनुभवी होगा कि इसने सोचा होगा कि भाई ये पट्टी जहां मिलेगी वहां कुइयां बन जाएंगी। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। कभी तो गहरे कुएं खोदते समय इनकी जानकारी मिल जाती है, पर कभी वर्षा के बाद पानी का रेत में ना बैठना भी इसकी जानकारी देता है। अब ये कैसे पता चलता है? जैसे वर्षा हुआ तो पानी जो है वो थोड़ी मात्रा में ही अंदर सोखेगा, ज्यादा नहीं सोखेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि नीचे खड़िया पट्टी है जो पानी को भूगर्भ में नहीं जाने दे रही। कुएं के जल को पाने के लिए मरुभूमि में समाज में खूब मंथन किया गया। अपने अनुभवों और व्यवहार में उतारने का पूरा शास्त्र विकसित किया गया। मतलब उसके हर एक टेक्निक के बारे में लिखा गया, जाना गया, लोगों को बताया गया। दूसरा बड़ा वैज्ञानिक प्रक्रिया वाला उदाहरण है कुएं को खोदना। इसमें चेजारों की कुएं खोदते समय दम घोटू गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ऊपर से रेत फेंकना अनुभव विज्ञान ही है। अब देखिए नीचे जो है वो दम घोटू हवा होती है, अब ऊपर से मिट्टी फेंक कर आप फ्रेश एयर नीचे फेंक रहे हो, ये भी किसी को कितना बड़ा अनुभव होगा, है ना। तीसरी बात, कुएं की चिनाई जो पत्थर, ईंट, खीप की रस्सी तथा अरड़ी के लट्ठों से की जाती है। राजस्थान के मूल निवासियों की इस वैज्ञानिक खोज ने अब आधुनिक समाज को चमत्कृत कर दिया है। आज पूरा देश जल की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान को मार्गदर्शक मान रहा है। जहां पर पहले से ही पानी की कमी रही है, अब तो पूरे विश्व पे मंडरा रही है, तो अब सभी जो है वो राजस्थान के लोगों से मार्गदर्शन ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, कुएं की खुदाई को विशेष प्रक्रिया क्यों कहा गया है? विस्तार से स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको पूरी कुएं की खुदाई विस्तार से बतानी पड़े, है ना, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि भाई इसे क्यों ऐसा विशेष कहा गया है। कुएं जितनी उपयोगी है उतनी ही वैज्ञानिक और कलात्मक भी है। इसे खोदना साधारण या सामान्य लोगों के बस की बात नहीं। सर्वप्रथम तो यह जांच की जाती है कि मरुभूमि की वह जमीन जहां कुएं बनानी है, कुएं बनाने योग्य है या नहीं, अर्थात उसके नीचे खड़िया की पट्टी है, तभी रेजानी पानी मिल सकता है। नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, नहीं तो पाताल पानी, खारा पानी मिलेगा। उसके बाद छोटा व्यास खींचकर विशिष्ट चेजारों खुदाई का काम आरंभ करता है। खुदाई के लिए फावड़ा या कुदाली का प्रयोग नहीं होता, वरन बसौली नाम की एक छोटी सी डंडी में लगे नुकीले फाल वाले औजार से की जाती। चेजारों की छाती और पीठ से एक हाथ दूर ही व्यास रहता है। इस सकरी जगह में और कोई यंत्र काम नहीं करता। जैसे जैसे कुएं की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही भीतर गुठन बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा भाई फ्रेश एयर तो आएगी नहीं, तो वो दम घोटू हो जाता है। उसे दूर करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग एक एक मुट्ठी रेत फेंकते रहते हैं। उसके साथ ताजी हवा कुएं में जाती है। अब उस मिट्टी से सर पर चोट ना लगे तो वो एक धातु की टोपी नुमा पहनता है चेजार, है ना। छोटे से ढोल यानी बाल्टी नुमा बर्तन के नीचे से रेत ऊपर भेजी जाती है। अब जो नीचे खुदाई हो रही है वो रेत ऊपर भी निकालनी है,
तो वो छोटे से बर्तन से ऊपर भेजी जाती। चिनाई का काम भी साथ साथ चलता रहता। अब जैसे जैसे आप खोदते जाओगे साथ साथ कुएं की चिनाई भी चलती जाती, नहीं तो क्या होगा, वो ढह जाएगी ऐसे करके, है ना। अतः चेजारो सिर पर लोहे या पीतल तांबे का टोप पहने रहता है। यह खुदाई की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक खड़िया की पट्टी नहीं आ जाती। खड़िया की पट्टी आने पर सजलती का उत्सव बनाया जाता है। क्या? सजलती का उत्सव बनाया जाता है। जलधारा आ जाती है, चेजारो ऊपर आ जाता है, विशेष भोज का आयोजन किया जाता है, क्योंकि भाई ये रेगिस्तान में इस तरीके से पानी मिलना ही बहुत उत्सव की बात होती है, क्योंकि वहां पानी मिलता ही नहीं है इतनी आसानी से। चेजारों को तरह तरह की भेंट दी जाती है और विदा कर दिया जाता है। पर हर तीज त्योहार, ब्याह शादी और फसल के समय उन्हें मान के साथ भेंट दी जाती है। अब ये नहीं है कि सिर्फ खोदा तो तभी दिया, पूरे साल के हर तीज त्योहार, शादी ब्याह, जन्मदिन, हर समय उनको आमंत्रित किया जाता है, उन्हें भेंटें दी जाती है, उनका बहुत स्वागत सम्मान किया जाता है। क्योंकि कुई निर्माण की दुरूह प्रक्रिया की कला कुशल, विशिष्ट और अनुभव सिद्ध लोगों में ही होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को आपको यहाँ बताया गया कि पूरी प्रक्रिया से खुदाई होती है और जो लोग खुदाई करते हैं वो वाकई सम्माननीय होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जो रेत के कण मरुभूमि को सूखा बनाते हैं वे ही रेजानी पानी का संग्रह करते हैं। पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। बिल्कुल सही है, ये रेगिस्तान की जो रेत है, ये जहां उसे सूखा कर रही है वहीं वो काम क्या कर रही है, वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है रिस के उससे नीचे भी जा रहा है, सारा पानी रिस जाता है, नीचे पहुंच जाता है और वो इसी से पानी मिलता है ना। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यंत्र मिलने वाले मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है, मतलब वो इससे चिपकेंगे नहीं। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह नहीं छोड़ते और इसीलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पानी सूखने लगता है ना। धरती, खेत, आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दायरों से होकर उड़ जाती है, तो उस मिट्टी में क्या होता है, जो नमी सूखी थी वो बहुत जल्दी उड़ती है। पर यहाँ के रेतीली कणों में बिखरे रहने वालों में ही संगठन होता है। जो ये बिखरे हुए हैं यही पानी को जो सोख के अंदर ले गए, तो इसे वापस इस नमी की वाष्पीकरण नहीं होता है। मरुभूमि के रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ अलगाव नहीं है, यानी कि आपस में चिपकते नहीं है, इसीलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही खड़िया पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो ऊपर से रेत के असंख्य कण इस जल पर कड़ा पहरा रखते हैं। यानी कि नीचे जो खड़िया पट्टी है वो उसे नीचे नहीं जाने देती और ऊपर के कण उसको भाप नहीं बनने देते। इस हिस्से में बरसी वर्षा की बूंदें रेत में समाकर नमी में बदल जाती। यही अगर कुएं बन जाए तो ये रजकण मतलब क्या हो गया, रेत के कण पानी की बूंदों को एक एक कर कुएं में पहुंचा देते हैं। इसी कारण इस जल को रेजानी पानी अर्थात रज कणों से रिस कर आया पानी कहा जाता है। ये रजत कण बूंदों के रक्षक हैं जो रेजानी पानी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कण जो रेत को राजस्थान को सूखा बनाते हैं, वही ये पानी को बचाकर रखने का काम भी करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पाठ। ठीक है, तो हम सभी ने देखा कि किस किस तरीके से चीजें आपके सामने रखी गई थी, कैसे कैसे आपने समझा। कुछ इसी तरीके से हमें सारी चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय में, जो कि हमारे विधान पुस्तक का आखिरी अध्याय है, आलो आंधारी। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।